नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए रूस व यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है वो मैं लेकर आई हूँ। उससे संपूर्ण जानकारी इसमें एक सिंगल वीडियो में आप लोगों के लेकर आई हूँ कि इस विवाद का कारण क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं या अपने इंडिया का स्टैंड क्या है, और इसके पीछे जो 1991 में यूएसएसआर था उसके बाद रूस ऐसा क्यों कर रहा है यूक्रेन के साथ। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर एक सिंगल वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो के आप एंड तक देखिएगा, मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एडू वॉरियर्स को, और जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ मैं लेखपाल की सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैंने ग्रामीण परिवेश और मैंने हिंदी कई सारा कंटेंट उसमें कवर किया हुआ है। चलिए, आज मैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो विवाद है उससे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। यदि हम ये स्टार्ट करें कि रूस और यूक्रेन का इतिहास क्या रहा है, अगर इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमको समझ में आ जाएगी तो इसका कारण भी समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में रूस और यूक्रेन ने दो क्षेत्रों को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दी थी, जो कि अपरिहार्य युद्ध का कारण था। अब देखिए, सबसे पहले जो था रसिया ने यूक्रेन के दो राज्य थे उसको उन्होंने गणराज्य की मान्यता दे दी है। यही सबसे मूल कारण था अटैक करने का। तो ये पहला पॉइंट तो आप ये देख लीजिए कि ये मुख्य कारण बना। अपनी युद्ध घोषणा के दौरान रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को बिना किसी इतिहास या पहचान वाले देश के रूप में वर्णित किया, जिसे पूर्णतः पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के हिस्से को अलग करके बनाया गया था। अब यदि हम रूस का पुराना इतिहास जानने की कोशिश करें तो यूएसएसआर जो है ना वो क्या था, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तकरीबन एक शताब्दी पूर्व यूक्रेन जो था ये कीवियाई रूस केंद्र में था, जिसका हिस्सा यूक्रेन भी था, और इसके नीचे जो कई सारे इसके आसपास के क्षेत्र हैं वह सभी इसके हिस्सा थे। हालांकि वहाँ की जो सांस्कृतिक है ये सब चीज़ें जो रशिया से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। और लगभग 10वीं व 11वीं शताब्दी में कीवियाई रूस अपने सबसे बड़े आकार पर पहुंच गया। 13वीं शताब्दी के मध्य में बाइजेंटाइन साम्राज्य के पतन के कारण व्यापार में आई गिरावट की वजह से कीवियाई रूस काफ़ी कमज़ोर हो गया और अंततः मंगोल गोल्डन होर्डे के हमले के कारण पूरी तरह से बिखर गया, जिसके बाद अंत में 1240 में कीवियाई रूस को बर्खास्त कर दिया गया। अब ये जो हिस्ट्री है ये आपकी 1240 की तब मैं बता रही हूँ कि उसके बाद फिर वह टूट के यूएसएसआर बना। फिर फाइनली 1951 में वह यूएसएसआर से टूट के सिर्फ रसिया ही रह गया। तो इस पूरा ही मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत पुराना इतिहास है। इसको अगर मैं अब यदि 1500 की बात करें, 1569 में ल्यूवेस्की संघ पोलैंड लिथुआनिया के ग्रैंड डैची पोलिस लिथुआनिया राष्ट्रमंडल बनने के लिए एक साथ आए, जो उस समय यूरोप के सबसे बड़े देश में से एक था। इस घटना के लगभग एक सदी बाद आधुनिक यूक्रेनी राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत का पता लगाया गया। अब इन्होंने यूक्रेन के बारे में बताया। अब यूक्रेन की जो भौगोलिक स्थिति है मैप में, आप उसके आसपास की जो देश हैं कौन कौन से हैं या कौन सा सागर उससे लगता है, आप उसको देखिए ध्यान से। अब यदि अगर हम यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो यूक्रेन जो है वो पूर्वी यूरोप में स्थित है। यूरोप है, यूरोप की पूर्वी साइड में स्थित है, ये देखिए। और इसकी राजधानी कीव है, जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में अब ये जब से ये युद्ध हुआ है तब से इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ की नदी या वहाँ के आसपास जो लगे हुए बाउंड्रीज़ हैं, इन सब से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़िए। तो ये यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य यूक्रेन में कौन सी नदी है तो नीपर नदी है, ठीक है। और यूक्रेन की सीमा में बेलारूस जो कि ऊपर साइड में है, बेलारूस है, और पूर्व में यहाँ पे रूस है, अजोब सागर, और दक्षिण में काला सागर। अब ये देखिए, यहाँ पर काला सागर है और ये अजोब सागर है। इसके बीच में एक स्ट्रेट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये दो सागर आप नाम याद रखिए, ये ब्लैक सी है और ये अजोब सी है। इसके बाद में दक्षिण पश्चिम में मालडोबा व रोमानिया तथा पश्चिम में हंगरी और स्लोवाकिया है। अब ये देखिए, मालडोबा है, मोल्डोवा, और ये यहाँ पे रोमानिया है। इसलिए ये देखिए, मैं आपके साथ साथ मैप भी लेकर आई ताकि आप लोग को ईजिली चीज़ें कवर हो जाएं। आप लोग इसके साथ अपना मैप ओपन कर लीजिए। सुदूर दक्षिण पूर्व में यूक्रेन को कर्च जलमर्ग, अब देखिए मैंने आपको बताई थी ना एक वाटर बॉडीज भी है यहाँ पे। अब ये यहाँ पर जो है ये कर्च स्ट्रेट है, जो कि अजोब सागर और काला सागर को जोड़ती है। ये देखिए, अजोब सागर व काला सागर को जोड़ती है।
यह रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूस के बाद अगर यूरोप का सबसे बड़ा देश है कोई तो वो यूक्रेन ही है, जिसका क्षेत्रफल 6,03,550 वर्ग किलोमीटर है और महाद्वीप का लगभग 6% हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोप सबसे बड़ा है यूरोप में, और यदि इसका हिस्सा पूछा जाए कि महाद्वीप का कितना परसेंट है, तो 6% इसका हिस्सा है। आप ये जो यहाँ पे स्ट्रेट है इसको याद रखिएगा कि यह कर्च स्ट्रेट है और अजोब सी जो कि काला सी को मिलाती है। अब यदि ये देखा जाए कि भारत और यूक्रेन के बीच में कैसा संबंध है, तो भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य अगर एशिया प्रशांत के क्षेत्र में देखा जाए तो यूक्रेन के सूरजमुखी तेल का प्रमुख निर्यातक भी भारत है। इसके बाद वह अकार्बनिक रसायन, लोहा व इस्पात, प्लास्टिक रसायन का भी है। भारत से यूक्रेन को प्रमुख आयात फार्मास्यूटिकल उत्पाद है। ये तीनों ही पॉइंट आप याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत से किस किस चीज़ का निर्यात या आयात होता है। यूक्रेन और रूस के बीच में आपको बताते हैं। अब वर्तमान में जो स्थिति चल रही है रूस और यूक्रेन में, जो विवाद का मुख्य कारण है वह आपको बताते हैं कि वर्ष 2014 में रूस ने जल्दबाजी में जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था। अब क्रीमिया आपको मैप में दिखाते हैं, ये आपको यहाँ पे क्रीमिया दिख रहा है, ये वाला जो है इसको यूक्रेन से अलग कर दिया था, जो कि अलग हुआ था जनमत संग्रह के द्वारा। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी और सरकारी बलों के बीच में लड़ाई शुरू कर दी। हाल ही में यूक्रेन द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के बारे में आप लोगों को पता होगा। यह एक संगठन है, 30 इसमें देश हैं। इसकी सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। रूस द्वारा इस तरह के कदम को रेड लाइन घोषित किया गया और अमेरिका के नेतृत्व वाले इस सैन्य गठबंधन का अपनी देश की सीमा के करीब विस्तार के परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। यह रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान युद्ध का मुख्य कारण है। अगर आपसे मुख्य कारण पूछा जाए तो मुख्य कारण यही है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में सम्मिलित होना चाहता था, जबकि रसिया बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था। और नाटो कैसा है, एक ऐसा है जो कि 30 देशों का बनाया हुआ एक संगठन है। नाटो के बारे में आप लोग को बताते हैं विस्तार से। नाटो के बारे में, इसकी स्थापना जो है वह 1949 में हुई थी। इसमें टोटल जो है वह 30 देश हैं। अब 30 देश कौन कौन से वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये सारे जितनी भी ये लाइन दी हुई है सारे देश की, ये 30 देश जो हैं वह शामिल हैं इसमें। ये देखिए आसपास के जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूक्रेन की, चाहे वो पोलैंड हो, पुर्तगाल हो, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की और यूके, द यूएस, ये सारे जितने भी हैं ये सब कंट्रीज़ हैं नाटो की। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आप ये ईयर याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न में इस टाइम चर्चा में नाटो बहुत ज़्यादा है। तो नाटो की आप ये स्थापना पूछ सकते हैं, कितने देश हैं ये पूछ सकते हैं। और इसमें उत्तरी अमेरिका व यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना मैं आपको बता चुकी हूँ। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक एवं सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता व सुरक्षा की गारंटी देना है। अब देखिए नाटो के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका और नाटो की वजह से आज यूक्रेन की जो कंडीशन है, जो रशिया ने उस पर अटैक किया है, ये सबसे बड़ा इसमें मुख्य कारण है अमेरिका का और नाटो देशों का। लेकिन अमेरिका भी पीछे हट गया और नाटो कंट्रीज़ जितनी हैं वो भी सभी पीछे हट गए हैं। अमेरिका ने कमेंट किया है कि यदि यूक्रेन एक नाटो का मेंबर होता तो मैं उसकी हेल्प करता, लेकिन उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया वहाँ से। इसी तरह से नाटो की भी कमेटी में ये बोल दिया कि नाटो से कोई भी मेंबर उसका हेल्प नहीं करेगा। अब ये है कि इंडिया ने बीच में मध्यस्थता करने का काम किया है। रशिया और यूक्रेन के बीच में आज बैठक हुई है, 4 दिन से लगातार वहाँ पर युद्ध हो रहा है। वहाँ पर कई सारे इंडिया के जितने भी कई स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, जो भी बच्चे बॉर्डर एरियाज़ के आसपास थे, वहाँ से तो उनको लाया गया ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग 18 या 17 हज़ार बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि मिड में हैं। अब जो बॉर्डर एरिया के आसपास थे, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया के आसपास जितने भी स्टूडेंट थे उनको तो ले आया जा चुका है, लेकिन जो अभी मिड में फंसे हुए हैं वहाँ पर इतना आसपास बम धमाके सब आवाज़ आ रही है, लेकिन उनको अभी लाया नहीं गया। तो वो 4 दिन से वहाँ पर भूखे प्यासे, वहाँ पर उनको खाद्य सामग्री सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। आप समझ रहे हैं कितनी बुरी कंडीशन है वहाँ पे लोगों की। चलिए नाटो के बारे में मैं आपको बता रही थी।
अच्छा, नाटो का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? अब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने इस संगठन को उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। अब देखिए, सोवियत संघ क्या था? सोवियत संघ था यूएसएसआर। यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए ही नाटो बना था। नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल ऐसे 12 संस्थापक देशों से बना था। लेकिन वर्तमान में इसका क्या? अगर आपसे पूछा जाए, स्टार्टिंग में बना था तो उसमें सिर्फ 12 ही मेंबर थे, लेकिन वर्तमान में उसमें 30 मेंबर हैं टोटल। और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। नॉर्थ मैसेडोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में कौन शामिल हुआ है नाटो में? तो वह नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वह 2020 में शामिल हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नाटो के गठन के समय ये जो समझौता हुआ था उसके तहत उसमें शामिल होने वाले सभी यूरोपीय देशों के लिए खुले दरवाजे की नीति अपनाई गई। इसके तहत इसमें कोई भी यूरोपीय देश शामिल हो सकता है। अब हालांकि यूक्रेन जो है वो यूरोप में ही है, इसीलिए उस पर प्रेशर था कि वह नाटो का एक मेंबर बने। लेकिन नाटो के मेंबर बनने के लिए रशिया जो था बिल्कुल भी एग्री नहीं था। इसीलिए उसने क्या किया? अटैक किया। इसके साथ ही इसमें सदस्य देशों के लिए एक सुरक्षा का प्रावधान भी है। अब जैसे ये पॉइंट है कि रूस नहीं चाहता है कि नाटो को यूरोप में शामिल किया नाटो में यूक्रेन को शामिल किया जाए। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। हालांकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया था। फ्रेंड्स, ये आज की न्यूज़ है कि रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट। रूस को मनाने के लिए भारत की शरण में यूक्रेन, जयशंकर को फ़ोन पर यूएनएससी में मांगी मदद। अब अपने इंडिया को मदद मांगी है। अब देखिए इंडिया का स्टैंड क्या रहा है। इंडिया ने बहुत होशियारी से अपना स्टैंड रखा है कि जिससे ना ही तो वो रशिया की तरफ, ना ही तो वो यूक्रेन की तरफ, क्योंकि रशिया हमारा जो है वो एक अच्छा पार्टनर है, उससे हम डिफेंस के बहुत सारे समझौते करते हैं, तो हम रशिया से भी नहीं ऐसा कर सकते कि उसको सपोर्ट ना करें। अब देखिए, यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण मतदान से पहले इस पूर्वी यूरोपीय देश के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से फ़ोन पर बात की और यूक्रेन की वर्तमान स्थिति को लेकर अपना आकलन साझा किया। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत समाधान के लिए कूटनीति और बातचीत का समर्थन करता है। अब देखिए, उन्होंने ये नहीं कि वह जो भारत का स्टैंड है वो सिंपल से बोला है कि उसने कूटनीति और बातचीत के समर्थन को बढ़ावा दिया है, ना कि किसी तरह की हिंसात्मक कार्रवाई के लिए। भारत वैसे भी अहिंसा के लिए जाना गया है। इतिहास, ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि इतिहास में हम लोगों ने अहिंसा को सपोर्ट किया है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो। तो आज भी जो भारत है वो अहिंसा की तरफ ही है। वह किसी भी देश के बीच में सबसे पहले यही रहता है कि एक टेबल पे बैठ के आप लोग अपनी जो भी मैटर है उसको आप सुलझा लें, ना कि आप किसी तरह की हिंसा को आप बढ़ावा दें। हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। अगर दो देश हिंसात्मक रूप से लड़ते हैं तो उसमें जो बेचारे बीच में फंसे हुए लोग हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वहाँ के नागरिक हो, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाएं, बच्चे, अन्य सभी लोग इस परिस्थिति से गुजरते हैं। इसीलिए हिंसात्मक कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है। अब आज यूक्रेन और रसिया के बीच में टेबल पे बात हुई थी। अब देखिए उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहा है। मैं इंडिया के स्टैंड को आपको बताती हूँ कि भारत ने यूक्रेन में हालिया घटनाक्रम बेहद चिंतित है और वह मतभेद का एकमात्र हल बातचीत के जरिए संभव, ये देखिए उन्होंने बोला है कि वे अपने सतत और संतुलित रुख पर कायम रहे। प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लेने पर, अब यूएनएससी में वोटिंग हुई थी, लेकिन उस वोट में जो है वो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब उसमें कई तरह के लोग कयास लगा रहे कि इंडिया ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया रशिया के अगेंस्ट। तो इंडिया ने अपना स्टैंड रखा कि मैंने रशिया के अगेंस्ट क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वह चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में आप लोग आपस में अपने मैटर को, आप आपस में अपनी जो भी वार्तालाप है उसके जरिए सुलझाइए। ये अपना स्टैंड रखते हुए बातें कही हैं उन्होंने। प्रस्ताव के मतदान में हिस्सा नहीं लेने पर भारत ने एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट जारी किया, जिसमें उसने कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटने की अपील की है। सूत्रों ने बताया है कि भारत ने देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सम्मान करने की बात कही है। साथ ही हिंसा और युद्ध को तत्काल रोकने की मांग की है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत में मोदी ने पुतिन से कहा था।
फ्रेंड्स, जितनी भी अभी तक की अपडेट थी कि कारण क्या रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, नाटो की क्या परिस्थिति है, नाटो का क्या इतिहास रहा है, नाटो क्यों बना, ये सब मैंने कवर किया है। और वर्तमान में इंडिया ने अपना स्टैंड क्या रखा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब देखिए, मैं आपको ये मैप लेकर आई हूँ जो कि यूक्रेन का है। इसके पास में ये पोलैंड है, बेलारूस है, रशिया है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, और यहाँ पे ब्लैक सी है, इधर साइड में अजोब सी है। इसके पास में यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है। अब ये देखिए, अभी जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है भारत के द्वारा, तो उसके द्वारा जो यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं, मेडिकल के लिए पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, उनको यहाँ से बॉर्डर एरिया से तो ले ले आया जा चुका है। जो पोलैंड में आ गए हैं या जो रोमानिया में आ गए, जो मोल्डोवा में आ गए, वहाँ से उन छात्रों को भारत ले आया जा चुका है। लेकिन जो छात्र यहाँ पे बीच में कोर एरिया में यहाँ पर हैं, कीव के आसपास है, कीव पे भी कब्जा रशिया ने कर लिया है, तो यहाँ आसपास जो बीच में छात्र हैं उनको यहाँ बॉर्डर आने में बहुत दिक्कत है। 500-600 किलोमीटर या हज़ारों किलोमीटर का उनको आने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आसपास इतना ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए इंडिया को अपना स्टैंड लेने के साथ साथ यहाँ पे ये भी करना चाहिए, जो स्टूडेंट वहाँ फंसा हुआ है भारत का, तो उसको लाने के लिए रशिया या यूक्रेन से बात करनी चाहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिएगा और इसको लोगों तक पहुँचाइए, जिससे पता चले कि वर्तमान में यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या विवाद चल रहा है और अपने इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।